हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग दिसंबर 2019 का एसएसटी का पेपर 2 करेंगे। और ये हम लोग अभी तक हम लोगों ने 2 पेपर कर चुके हैं और आज हम लोग तीसरा पेपर करेंगे। यह है दिसंबर 2019 यानी कि विंटर 2019 का एसएसटी का पेपर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 से है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिमालय में से कौन भ्रंशोत पर्वत है। यानी कि भ्रंशोत माने कि ब्लॉक माउंटेन हिमालय में से कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशोत पर्वत है। ऑप्शन है हिमालय पर्वत, अपलेशियन पर्वत, यूराल पर्वत या वासजेस पर्वत। तो कौन सा भ्रंशोत पर्वत है। तो भ्रंशोत पर्वत होता क्या है, पहले ये आप लोग जानिए। भ्रंशोत पर्वत को ब्लॉक पर्वत कहते हैं, या भ्रंशोत मतलब होता है कि टूटना। तो जब भूभाग के अंदर हलचल होती है, भूकंप आता है, तो कहीं ऊपर भाग उठ जाता है और कहीं टूटकर ऊर्ध्वाधर रूप से विच्छेदित होकर नीचे धंस भी जाता है। ठीक है, नीचे धंस भी जाता है, तो इसी को भ्रंशोत कहते हैं। ऊपर उठना और नीचे धंसने को भ्रंशोत कहते हैं। ठीक है, तो इसी को भ्रंशोत या ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। तो इसमें से भ्रंशोत पर्वत कौन सा है। तो ये जो भ्रंशोत पर्वत, इसमें वासजेस पर्वत जो है वो भ्रंशोत पर्वत की श्रेणी में आएगा, क्योंकि यही ऊपर उठा हुआ पर्वत है। ठीक है, जो और इसमें यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इसके उदाहरण के तौर पे इसे देखे जाएंगे। यूरोप का अगर राइन घाटी भी पूछ दे तो वही भ्रंशोत पर्वत के एग्जाम्पल में आ सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे वासजेस का जिक्र किया गया है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वासजेस पर्वत। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कथन ए है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। और बी कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। ठीक है, तो नीचे दिए गए विकल्पों का सही विकल्प चयन कीजिए। पहला क्या करे कि ए और बी दोनों सही है और बी सही है, व्याख्या ए की। ठीक है, दूसरा कहे कि ए और बी दोनों सही है परंतु बी सही व्याख्या नहीं है ए की, या ए सही है बी गलत है, या ए गलत है बी सही है। तो पहला क्या करा स्टेटमेंट की, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो बिल्कुल सही बात है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पूरा भाग चंद्रमा का हम लोग नहीं देख पाते हैं अपनी नंगी आंखों से या पृथ्वी से। ठीक है, दूसरा क्या करें कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। बिल्कुल, हम लोगों ने बचपन में यही पढ़ा था कि चंद्रमा पृथ्वी का 27 दिनों में एक चक्कर पूरा कर लेता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। बिल्कुल सही बात है, और इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी घूम जाता है एक बार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों सही हो जाता है। अब क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों सही हैं और बी ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही व्याख्या करता है, इसी कारण तो हमें एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो दोनों ऑप्शन भी सही है और व्याख्या भी सही है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायांतरित सेल के बारे में दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है, ए क्या कह रहा है कि आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव को कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। बी कह रहा है कि कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। और सी कह रहा है कि संगमरमर एक कायांतरित सेल है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है ऑप्शन है कि बी एवं सी सही है और ए गलत है। सेकेंड कह रहा है कि ए एवं बी सही है, सी गलत है। थर्ड कह रहा है कि ए बी सी तीनों सही हैं, या फोर्थ कह रहा है कि ए एवं सी सही है, बी गलत है। तो बताइए कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही है, आग्नेय और अवसादी सेल जब उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पड़ते हैं तो वह कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया।
दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कयांत्रित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। बिल्कुल सही। उस उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघल कर ही वो मैग्मा का निर्माण करते हैं। ठीक है। और थर्ड क्या करें कि संगमरमर एक कायांतरित सेल है। बिल्कुल, संगमरमर एक कायांतरित सेल का मेटाफॉर्मिक रॉक का उदाहरण है ही। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही रहते हैं, तो इस कथन का सही जवाब हो जाएगा ए बी सी, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? ऑप्शन है मध्य मंडल में, बाह्य मंडल में, या बहिर्मंडल में, या समताप मंडल में। तो किस परत में आने पर अंतरिक्ष से जो उल्कापिंड है वह जल जाते हैं? तो सही जवाब बताइए। तो जो एक मध्य मंडल होती है, मेसोस्फीयर होती है, वो वायुमंडल की कौन सी परत होती है? 3rd नंबर की परत होती है। और इसी परत में और यह समताप मंडल के ऊपर होती है, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर और के ऊपर के मंडल को मेसोस्फीयर कहते हैं। और इसकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 80 किलोमीटर तक होती है। और इसी मध्य मंडल में जब उल्कापिंड प्रवेश करता है तो इसकी प्रवेश करने पर उल्कापिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मध्य मंडल मेसोस्फीयर में जब उल्कापिंड घुसता है, प्रवेश करता है, तो वह जल जाता है। ठीक है। क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। ऋतु प्रवास किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है लोगों के आवागमन से, या घरों की पास बसावट से, या एक छोटे घर के पौधे रखने के कृत्रिम अहाता से, या ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित हो रही हैं उससे ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। यानी कि ट्रांस ह्यूमन्स रिलेटेड किससे जुड़ा हुआ है? तो जो ऋतु प्रवास है वो लोगों के आवागमन यानी कि आने जाने से जुड़ा हुआ है। और जब दो भिन्न जलवायु वाले दशा में जो आदिकाल में पशुचारक होते थे, पशुपालक होते थे, और मौसम परिवर्तन के साथ ऋतु प्रवास अपना बदलते रहते थे। ठीक है। जहाँ पर ज़्यादा घास और मैदानी घाटियाँ होती थी वहाँ पर वो लोग चले जाते थे, और जहाँ पर ज़्यादा ठंडी बढ़ जाती थी वहाँ से वो लोग निकल जाते थे। ठीक है, मूव कर जाते थे। तो लोगों के आवागमन से ऋतु का प्रवास जुड़ा हुआ है ट्रांस ह्यूमन से। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए कह रहा है कि ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है, और बी कह रहा है कि पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न, क्या ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है अस्थायी पवनें? बिल्कुल सही है। परमानेंट पवनें तो निश्चित दिशा में ही चलेंगी। और दूसरा कह रहा है कि पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। तो बिल्कुल वेस्टर्न और ईस्टर्न पवनें, पूर्वा और पछुआ, जिसे हम लोग भारतीय भाषा में बोलते हैं या यूपी की भाषा में बोलते हैं पूर्वा और पछुआ, नहीं बोलते हैं कि पूर्वा बह रहा है पछुआ बह रहा है। ठीक है। तो यह इनके अस्थायी पवनों के उदाहरण हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं? दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ए एंड बी दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। कंपोस और वेनेजुएला लानोस क्या है? ये घास के मैदान है। ठीक है। और किस प्रकार के उदाहरण हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, या टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के, या उष्ण कटिबंधीय घास के स्थल, या भूमध्य सागरीय वनस्पति के घास के स्थल। तो जो कंपोस और लानोस है वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं,
और यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और मरुस्थलीय बायोम के बीच पाया जाता है। ठीक है, और इस घास के मैदान में कहीं कहीं झाड़ियाँ भी और कहीं कहीं पेड़ भी पाई जाती है, जिसमें ब्राज़ील का कंपोस और वेनेजुएला का लानोस, और एक और आता है पूर्वी अफ्रीका का सवाना का भी घास का मैदान इसी का उदाहरण है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड्स। ठीक है, तो थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए क्या कह रहा है कि जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। बी कह रहा है कि किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच यानी कि उसकी एटीट्यूड एंड रिलीफ पर निर्भर करती है। तो क्या ये ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत हैं। तो क्या है, पहला क्या करें कि जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। तो क्या जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन पर होने वाला परिवर्तन है? नहीं, गलत है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर ही निर्भर करती है? नहीं, उसकी स्थान ऊंचाई तथा उच्चावच पर नहीं, बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, उस पर भी निर्भर करती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही जगह ऑप्शन नंबर 4, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। ए और बी दोनों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। ए, यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। बी, स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है बायोगैस कहते हैं, प्राकृतिक गैस कहते हैं, या भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, या मोम कहते हैं। तो प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या कहलाता है? वह प्राकृतिक, जाहिर सी बात है कि प्राकृतिक ऊर्जा का परंपरागत ऊर्जा क्या कहलाता है? प्राकृतिक गैस ही कहलाता है। प्राकृतिक गैस में क्या आता है? पेट्रोलियम, केरोसिन और भी साथ ही साथ बहुत सारे, पेट्रोलियम से ही डीजल, केरोसिन और भी सारे उच्च हवाई जहाज के निकलने वाले ईंधन, ये सब आपको निकाला जाता है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। बिल्कुल, तभी जब धरातल पर यानी कि ज़मीन के ऊपर आता है तभी यह ऊर्जा स्रोत निर्मुक्त होती है, यानी कि रिलीज्ड होती है। तो यह प्राकृतिक गैस है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ उपस्थित है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अंटार्कटिका में, यूरोप में, या एशिया में। तो मैत्री अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पे स्थापित है? जो मैत्री अनुसंधान केंद्र है वह अंटार्कटिका में स्थापित है। ठीक है, यह अंटार्कटिका में एक रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है, और इसको भारत ने बनाया है, बहुत सारे देशों ने अपना बनाया है। तो भारत का शोध संस्थान का नाम मैत्री है, जो अंटार्कटिका में बनाया गया है। और ये कब बनाया गया था? सन 1984 में इसको बनाया गया था। ठीक है, भारत सरकार ने इसको बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है बताना है। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, या इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, या सभी खनिज आधात्विक यानी कि नॉन मेटालिक होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या कर कि ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। तो बिल्कुल, खनिज तो प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त होते हैं। तो ये पहला तो सही हो चुका है, यहाँ पर सही नहीं बताना है। दूसरा कह रहा है कि इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, दे हैव डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन। हर खनिजों का, हर मिनरल का एक कंपोजिशन होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट में निर्मित होते हैं, बिल्कुल सही। चौथा कह रहा है कि सभी खनिज आध्यात्मिक होते हैं, नहीं, सभी खनिज नॉन मेटालिक नहीं होते हैं, कुछ मेटालिक भी होते हैं। तो यही स्टेटमेंट जो होता है गलत हो जाता है, यानी कि यही स्टेटमेंट आपका क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं है। ठीक है,
तो सही नहीं पूछ रहे हैं, गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है, कौन सा है, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान कीजिए, मिलान करना है, ठीक है। इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो पहला क्या कह रहा है कि नर्मदा घाटी, तो नर्मदा घाटी आरंभिक गणतंत्र, वज्जी, आखेट और संग्रहण, और गारो पहाड़ियाँ लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर, और गंगा घाटी प्रथम नगर, और सिंधु इसकी सहायक नदियाँ आरंभिक वर्ष। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होता है। तो नर्मदा घाटी के किनारे क्या हुआ था, तो आखेट और संग्रहण हुआ था। क्या हुआ था, आखेट और संग्रहण, यानी कि हंटिंग और गैदरिंग हुई थी। वज्जी क्या है, तो वज्जी एक आरंभिक गणतंत्र है, ठीक है। मगध साम्राज्य का एक गणतंत्र है वज्जी, ठीक है। तो ए का टू और बी का फर्स्ट, ठीक है। तीसरा क्या है कि गारो पहाड़ियाँ क्या है, तो गारो पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि के मैदान है, अर्ली एग्रीकल्चर हैं, तो सी का हो गया फिफ्थ। और डी क्या है, गंगा घाटी क्या है, तो गंगा घाटी आपका लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर हैं, तो डी का हो जाएगा थर्ड। और सिंदूर इसकी सहायक नदियाँ क्या हैं, तो प्रथम नगर हैं, ठीक है। तो ई का हो जाएगा फोर्थ। तो ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नर्मदा घाटी आखेटक और संग्रहण थे, वज्जी गणराज्य आरंभिक गणतंत्र है, गारो पहाड़ियों में आरंभिक कृषि पाई गई है, गारो पहाड़ी में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में, और गंगा घाटी में लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर बसाए गए थे, और सिंधु इसकी सहायक नदी प्रथम नगर है, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग आसानी से कर जाएंगे। ये आपका मैंने इसको पढ़ाया भी है थ्योरी क्लासेस में, तो आप लोग अगर आपको वो वीडियो चाहिए होगी तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो आपको मिल सकती है। क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों ए और बी भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। पहले कथन देख लेते हैं कि कथन ए है कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। और बी स्टेटमेंट कह रहा है कि लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों के और कालों विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो इसमें सही क्या है, ए और बी दोनों सही है, ए सही की व्याख्या ए और बी दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं करता है। ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है लेकिन तो बी सही है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला क्या कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। नहीं, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं बात है। दूसरा क्या कह रहा है कि लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथि और काल विभाजन के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। बिल्कुल ऐसा तो टाइम होने लगता था, समस्यात्मक था, ठीक है। तो बी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहता है कि ए गलत है बी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर है नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है, ठीक है। कथन ए कि कई चित्रों में अपने आसपास के बदलाव का उपहास किया गया और अंग्रेजी भाषी लोगों के लिए शौकों का मजाक तथा औरतों के घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। बी कह रहा है कि राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो ऑप्शन क्या है कि ए और बी दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या बी है। ए और बी दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है। ए स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया, बिल्कुल किया गया।
तथा अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों के घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। तो हाँ, ये 19वीं सदी के शताब्दी में ऐसा हो रहा था। बी कह रहा है कि राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन ए बी की व्याख्या नहीं करता है। ए अपनी जगह है स्टेटमेंट और बी अपनी जगह है, तो ये इसका 1 नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? ऑप्शन है कांगड़ा शैली की चित्रकला, ऑप्शन बी है गिरनार का शैल अभिलेख, सी है पादशाहनामा का चित्रकला, या डी है मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। तो प्राथमिक स्रोत के रूप में किसे हम लोग मान सकते हैं? तो क्या है प्राथमिक स्रोत पूछ रहा है ना, भारत में आरंभिक मानवों के पर समझ के लिए प्राथमिक स्रोत। तो कांगड़ा शैली का चित्रकला क्या प्राथमिक स्रोत है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। गिरनार का शैल अभिलेख क्या प्राथमिक है? नहीं। पादशाहनामा का चित्रकला नहीं है। मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला जो रॉक पेंटिंग ऑफ मध्य प्रदेश है, जो कि मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा में भीमबेटका की गुफा में जो आपका लगभग मध्य पाषाण काल का लगभग 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व में यहाँ की पेंटिंग पाई गई हैं। और वही जो आरंभिक मानवों की पहचान करने की यहाँ पे उसकी प्राथमिक स्रोत के रूप में माना जा सकता है। बना सकता है, बिल्कुल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और ये आरंभिक मानवों के बारे में बात कर रहे हैं कि उस टाइम आदि मानव के बारे में बात कर रहे हैं, 30,000 से 10,000 पूर्व ये सब। और ये जो बाकी है सब, ये सब इस टाइम के हैं सब, ये 1000-2000 सालों की बात की है। तो ये आरंभिक मानवों की कथन में आपका स्टेटमेंट 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था किस चीज़ में? सरकारी संस्थानों में, या एक निश्चित फीस लेकर, या साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, या वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। तो ब्रिटिश काल में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता था? तो ब्रिटिश काल में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता था? तो ब्रिटिश काल में बच्चों को साल भर तो पढ़ाया जाता था, लेकिन उस समय कोई निश्चित शिक्षण संस्थान नहीं होता था। उस समय मौलवी या पंडित ही पढ़ाते थे। ठीक है, उस समय शिक्षा दीक्षा किया करते थे और उन बच्चों को साल भर पढ़ाया जाता था। लेकिन सिवाय उस समय को छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, कटाई के समय आता था या बुआई के समय आता था, उस टाइम छोड़ दिया जाता था। ठीक है, इस क्वेश्चन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सरकारी संस्थानों में और निश्चित फीस लेकर वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन से ये सब नाम से ब्रिटिश काल में नहीं पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्टेटमेंट सही है। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दो कथनों ए और बी 18वीं व 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। बी है कि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय का एक अलग राष्ट्र था। ऑप्शन क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या बी है, या ए और बी दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है, और ए सही है बी गलत है, या ए गलत है बी सही है। तो इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ए क्या कह रहा है कि 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। टिल द 18th सेंचुरी पीपुल इन यूरोप सार देमसेल्व्स एज नेशन स्टेट। नहीं, ऐसा तो नहीं करते थे। पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो जाता है, तो ये और ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय का एक अलग राष्ट्र था। बिल्कुल, हर भाषी समुदाय का एक अलग राष्ट्र होना चाहिए था, ऐसा लोगों को
कराया गया, तो बी स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ए गलत है किंतु बी सही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। BCE का तात्पर्य है, BCE को क्या कहते हैं हम, बिफोर क्रिश्चियन एरा या बिफोर कॉमन एरा या बिफोर सीजर एरा या बिफोर कंटेम्प्रेरी एरा। तो BCE को हम क्या कहते हैं, BCE का फुल फॉर्म क्या है, तो BCE को हम बिफोर कॉमन एरा के नाम से जाना जाते हैं। बिफोर कॉमन एरा BCE को बिफोर कॉमन एरा के नाम से जाना जाता है। और इस BCE को और भी हिंदी में अंग्रेजी में हिंदी में इसे एनी डिनोमिनी भी कहा जाता है, ठीक है। और एडी की जगह CE भी कॉमन एरा या BCE भी बिफोर कॉमन एरा या बिफोर कॉमन एरा कहा ही जाता है। तो यहाँ पे BCE आ ही चुका है। तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। बिफोर कॉमन एरा BCE को कहा जाता है। और हिंदी में एडी कहा जाता है एनी डोमिनी, और एडी को कहीं जगह कहीं CE भी और कहीं BC भी, और BC को कहीं CE मतलब कॉमन एरा और BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, और BC को कहीं BC बिफोर कॉमन एरा कहा जाता है, ठीक है। तो इस टाइप कैसे भी पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, और आपको हर तरीके से याद रहना जरूरी है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। अब बताइए कैसे जानते थे कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है, इसलिए, या महाराष्ट्र के पटने में पूरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं इसलिए, या शुतुरमुर्ग पर मौखिक स्मृतियाँ हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित है इसलिए, या विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है इसलिए। तो उस समय की कृतियों में इन पक्षियों को विविध हमें लेख मिला है, नहीं। तीसरा क्या करेगा, शुतुरमुर्ग पर मौखिक स्मृतियाँ हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थित अभिलेखित है, नहीं। अब विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में नहीं। महाराष्ट्र के पटने एक पूरा स्थल है, ठीक है। आपका जो पटने नाम का जगह है वह एक पूरा स्थल है, ठीक है। और वहीं से शुतुरमुर्ग के अंडे के आपका अवशेष मिले थे, ऑस्ट्रिच एग का सेल मिला था, ठीक है। तो ये आपका दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष कहाँ से मिले थे, तो महाराष्ट्र के पटने से मिले थे, ठीक है। पटना से पटने याद कर लीजिएगा, और ये पटने कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है। ये मैंने क्वेश्चन 3 क्लास में पढ़ाया है, तो आप लोग अगर देखे होंगे तो आप लोग को याद आ गया होगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ऑप्शन है, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, या जंगलों का विनाश हो गया होगा, इस सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, या संभवतः नदियाँ सूख गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता का कैसे विनाश हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता का विनाश का कई कारण माना जाता है, जिनमें से मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, तो बिल्कुल ऐसा हुआ था। बी कह रहा है कि जंगलों का विनाश हो गया था, तो हाँ जंगलों का विनाश भी हो गया था उसका टाइम में। और सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, तो बाढ़ तो आई थी ऐसा माना जाता है। और संभवतः नदियाँ सूख गई थी, तो नदियाँ भी सूख गई थी ऐसा भी माना जाता है। तो पूरे क्षेत्र में बाढ़ आई थी ये नहीं माना जाता। बाढ़ तो आई थी लेकिन पूरे क्षेत्र, यहाँ पर पूरे नहीं, अगर यह था कि संभवतः क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी तो ऐसा माना जा सकता है, लेकिन पूरे लिख देने की वजह से यहाँ पे ये गलत हो जाता है। तो ये इसमें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, B एंड D। तो A, B, D कहाँ पे है, सेकेंड नंबर। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहीं पूरे नहीं रहता तो कुछ इलाकों में बाढ़ आई थी, और कुछ इलाकों लिखा रहता तो आपका ये स्टेटमेंट A, B, C, D चारों सही हो जाता, ठीक है। तो आप लोग ज़रा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ा करिएगा एग्ज़ाम में, जल्दबाजी में गलत करके ना आ जाइएगा, ठीक है।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, या बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी, या बोधिसत्व को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि अभी भी ज्ञान प्राप्त करना बाकी था, या मूर्ति कला के केंद्र के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। तो मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दिखाई गई थी, नहीं, ऐसा नहीं, बुद्ध की व्यापक रूप से मूर्तियाँ बनाई जाती थी, तो ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा क्या है कि बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, तो बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। तीसरा क्या है कि बोधिसत्व को नहीं स्वीकारा गया, बिल्कुल गलत है, बोधिसत्व को तो स्वीकार दिया गया था। मूर्ति कला के केंद्र के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ, पतन नहीं हुआ था, उदय हुआ था। मूर्ति कला का केंद्र तो यही तो बना था, मथुरा और तक्षशिला, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, पतन नहीं हुआ था, उदय हुआ था। हाँ, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी, तो इस बौद्ध या महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, तो सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, सेकेंड इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 है, खलजी यानी खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? फर्स्ट है, उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। तो सेकेंड क्या कह रहा है कि गंगा के मैदानी इलाकों में घने जंगलों के क्षेत्र में पहली बार पैठा गया। तीसरा कह रहा है कि दिल्ली जैसे बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। और चौथा कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती कर अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। तो इसमें सही स्टेटमेंट कह रहा है कि उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। नहीं, काफ़ी बड़ा हिस्सा तो नहीं रहा, उपमहाद्वीप का कुछ हिस्सा ही दिल्ली के, सब जगह तो उपमहाद्वीप के सब जगह तो इन्होंने कब्जा नहीं कर पाया था। दूसरा कह रहा है कि गंगा के मैदानी इलाकों के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार पैठा गया। नहीं, ऐसा नहीं है, कई बार इसको जीता गया था, और तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। चौथा कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती तक अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए थे। नहीं, एकदम नहीं रख पाए थे, थोड़े दिनों बाद ही इनका अधिकार वहाँ से छिन गया और वहाँ पे इनकी शासन चली गई। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। बिल्कुल, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर यानी कि दूर के प्रांतों पर नियंत्रण कठिन हो गया था, क्योंकि दक्षिण भारत के विजय के बाद तुरंत ही वह इलाका फिर पूरा क्षेत्र फिर से जीत लिया गया, स्वतंत्र हो गया। तो यही स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछ रहा है। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। अधिकांश जनजातीय समूहों में ने निम्नलिखित लिखित दस्तावेज रखा है। जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाज और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहे हैं। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? पहला क्या कह रहा है कि समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। बिल्कुल सही है, बहुत कम जानकारी दी है, बहुत कम लिखा है, तो इसलिए जनजातीय लोगों के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। सेकेंड को छोड़िए, थर्ड पहले देखिए कि जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया था। तो ऐसा किया था, जनजातीय लोगों ने अपने रीति रिवाजों का आज तक वो लोग संरक्षण कर रहे हैं। थर्ड क्या कह रहा है कि जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे। बिल्कुल सही है, निर्भर थे। इसमें गलत पूछ रहा है कि अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज ही तो नहीं था इन लोगों के पास, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है,
1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? पहला स्टेटमेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर ताकि भारतीय मामलों में ज़्यादातर बेहतर ढंग से संभाला जा सके, ऐसा किया। या अवध बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती किया गया। या भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा करने के लिए नीतियाँ बनाई गई। या तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके किया गया। तो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर नियंत्रण को अपना समेकित किया, उसको कंसोलिडेट किया? तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया और ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से देखा जा सके। ठीक है, तो कंपनी ने अंग्रेजों के हाथों में यानी कि ब्रिटिश सरकार के साम्राज्य के हाथों में सौंप कर और इस अपना साम्राज्य को कंपनी ने अपना सारा समेकन कर लिया, अपने अधिकारों को समेकन कर लिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, पहला क्या कह रहा है कि मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, क्या मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव विशेषता है? प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, या जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया के में प्रत्यक्ष सहभागिता, या जनता को मतदान का अधिकार। तो कौन सी प्रतिनिधि लोकतंत्र का विशेषता नहीं है? तो मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव होता है, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया यही रहती है, जनता को मतदान का अधिकार रहता है। इसमें से क्या विशेषता नहीं है? जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं रहती है कि जनता जो चाहेगा वही होगा, और प्रत्यक्ष रूप से कि अगर कोई मीटिंग होती है असेंबली में, विधानसभा में, संसद में या कहीं भी, तो क्या जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, जाता है, बोलता है कि अरे हमें यहाँ पर सड़क टूटा है, यहाँ पे हाईवे बनना चाहिए, यहाँ पे पुल बनना चाहिए, यहाँ पे ऐसा बनना चाहिए? डायरेक्ट जनता जाके तो कहता नहीं है, जनता के प्रतिनिधि कहते हैं, तो जनता का तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष सहभागिता हुआ नहीं। तो यही स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? ऑप्शन है लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। तो छोटा तिब्बत किसे कहते हैं? तो भारत के लद्दाख को हम लोग छोटा तिब्बत कहते हैं, जिसकी लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है, और ये तिब्बत से सटे होने के कारण इसे छोटा तिब्बत कहा जाता है। और इसका एक और कारण है कि तिब्बत से मिला जुला परिवेश और संस्कृति तिब्बत से मिला जुला लद्दाख का भी है। ठीक है, और तिब्बत भी कोल्ड डिज़र्ट है और आपका लद्दाख भी कोल्ड डिज़र्ट के रूप में जाना जाता है, तो इसीलिए इसे छोटा तिब्बत या लिटिल तिब्बत लद्दाख को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अपील प्रणाली या पौन वार्षिक प्रणाली, व्हाट इज अपीलेट सिस्टम इंडिया, किसे कहते हैं? अपीलेट सिस्टम भारत में किसे कहते हैं? पहला कि न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, या न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, या राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील अधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान, या निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान ही अपील प्रणाली या पौनवार्षिक प्रणाली कहलाती है। तो अपील शब्द का अर्थ क्या होता है? अपील को हम लोग क्या कहते हैं? अपील मतलब कि किसी मामले को अगर आपको किसी मामले में अगर आपको निचली अदालत में, माने कि लोअर कोर्ट से शुरुआत करते हैं, अगर आपको न्यायालय का कोर्ट का निर्णय नहीं पसंद आया तो आप हायर कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। अगर हायर कोर्ट का आपको एचसी का उच्च न्यायालय का अगर पसंद नहीं आया तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर, उच्चतम न्यायालय में जाकर अपील कर सकते हैं। इसी को हम लोग अपील प्रणाली कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान ही अपील प्रणाली या पौनवार्षिक प्रणाली या अपीलिएट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार लक्षण नहीं, यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, या यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है, या इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। इसमें से कौन सा लक्षण आपका प्रायद्वीपीय पठार का नहीं है? तो यह उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है तो बिल्कुल है, यह उसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है तो बिल्कुल है, और यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है तो बिल्कुल है। क्या कह रहा है कि इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदी मौजूद है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी नहीं है, ये पश्चिम घाट से ही होता है, पश्चिम दिशा से निकलती है, पश्चिम की ओर बहती नहीं है, ये पश्चिम दिशा से निकलती हैं। ठीक है, तो इसका ही प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जगह ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं होकर गुजरती हैं। गोबी मरुस्थल इसी महाद्वीप में स्थित है, या इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। तो पहला क्या कर कि अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में है, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल गलत है। तीसरा कह कि गोबी मरुस्थल इसी महाद्वीप में नहीं, अफ्रीका में नहीं है। चौथा कह कि इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो एशिया से अलग करता है, नहीं। दूसरे स्टेटमेंट कह रहा है कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिसे कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं होकर गुजरती है, तो बिल्कुल सही, अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं इसलिए, या पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं इसलिए, या पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर तरफ बहती हैं इसलिए, या पवन स्थल भागों से लौटकर अब अरब सागर की ओर बहती हैं इसलिए। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो ये जो पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ती हैं इसलिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है? दक्षिण भाग में इसीलिए वर्षा होती है कि यह स्थल भाग से लौटकर अब बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। ठीक है, तो इसलिए वर्षा होती है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।